जैसा मेरा ध्यान है तो मुझे ये पता है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रम लिख रहा हूँ यूरोपियों का। तो यूरोपियों को क्रम और सारा जो है वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक तरफ तो लिख देता हूँ स्थापना, फिर लिख देता हूँ यूरोपियों के आने का क्रम यानी कि यूरोपीय कंपनियों का क्रम, और फिर उधर जो है अब देखिए स्थापना सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया, मतलब पुर्तगाली आए। कौन आए? पुर्तगाली आए, ठीक है ना। सबसे पहले वास्को डी गामा आया, पुर्तगाली आए और इन्होंने अपनी प्रथम कोठी, तो ये चीज़ आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। प्रथम कोठी इन्होंने अपनी कोचीन में बनाई। कब बनाई? 1503 में बनाई। समझा नहीं बात? 1503 में बनाई, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके 1602 में स्थापना हुई किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1602 में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सॉरी 1600 में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और 1602 में स्थापना हुई थी डच की। डच कहाँ के निवासी थे बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क, सॉरी हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे डच, ठीक है। तो डचों ने पहली कोठी अपनी कहाँ बनाई? मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में, आप कह सकते हैं इसे मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में बनाई। कहाँ बनाई? मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में बनाई, और ये बनाई इन्होंने 1505 में, ठीक है ना। कब बनाई? ये इन्होंने 1505 में बनाई। उसके बाद 1600 में स्थापना हुई किसकी? 1600 में स्थापना हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि अंग्रेज भारत आए। तो आने का इनका क्रम है, ये पहले पुर्तगाली, डच, फिर उसके बाद अंग्रेज। इन्होंने भी अपनी पहली कंपनी मछलीपट्टनम या इसे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, लिखा रहता है, तो मछलीपट्टनम में बनाई, और ये बनाई इन्होंने 1511 में। इसके लिए आपको जो दूसरी कोठी है वो भी याद रखनी है, जो सुवाली के युद्ध के बाद 1513 में बनाई थी। कहाँ पर? सूरत में, ठीक है। तो दूसरी कोठी बनाई थी सूरत में। कोठी में आप लोगों को बता चुका हूं क्या होता है कोठी। कोठी एक्चुअल में जो है गोदाम टाइप का होता था, जो ये समुद्र के पास यानी कि बंदरगाहों के आसपास बनाते थे, ठीक है। इंक किधर रख दिया? बंदरगाहों के आसपास बनाते थे। कहाँ बनाते थे? बंदरगाहों के आसपास बनाते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है 1511 ईस्वी में मछलीपट्टनम में यहाँ पर इन्होंने डचों ने इसने परेशान कर दिया, और ये सूरत में ही बनाना चाहते थे। तो सवाल सूरत से ज़्यादा आता है अंग्रेजों से, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पूछा जाता है 1513 में सूरत में कोठी कहाँ बनाई, ठीक है, सॉरी कहाँ कोठी बनाई? सूरत में, ठीक है। या जो है पहली कोठी कहाँ बनाई, तो उसमें मछलीपट्टनम ऑप्शन नहीं देता तो सूरत, और अगर मछलीपट्टनम ऑप्शन है तो फिर आप मछलीपट्टनम ही ऑप्शन लगा देंगे। उसके बाद 1616 में आप लोगों के आए डेनिश। 1616 में डेनिश, इनकी कोई खास उपलब्धियां हैं नहीं, ठीक है। ये लोग जो हैं 1745 में जो है इन्होंने सारी कंपनियां सब अंग्रेजों को बेचकर ये चले गए, ठीक है। और जो है ये डेनिश लोग जो थे ये अपनी सारी कंपनियां जो हैं बेच बाच के चले गए, ठीक है ना, डेनिश लोग। और उससे आगे वाले जो थे, उससे आगे वाले आए 1664 ईस्वी में, और 1664 ईस्वी में जो आए थे वो आए थे आपका फ्रांसीसी। कौन आए थे? 1664 ईस्वी में आए थे फ्रांसीसी। कौन आए थे 1664 ईस्वी में? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए थे, और फ्रांसीसियों ने अपनी कोठी बनाई थी सूरत में, और इन्होंने बनाई थी 1668 ईस्वी में, ठीक है। डेनिशों ने अपनी कोठी बनाई थी तंजोर, तंजोर है तमिलनाडु में, इसे ट्रैंकोबार भी कहा जाता है, ट्रैंकोबार भी। दूसरी कोठी इन्होंने सेरमपुर में बनाई थी, हालांकि पहली ही याद रखनी है, ठीक है। दूसरी कोठी सेरमपुर बंगाल में है, यहाँ पर बनाई थी इन्होंने, और पहली कोठी तंजोर में बनाई थी, और ये तमिलनाडु में है। तंजोर या ट्रैंकोबार ये तमिलनाडु में है। इतना काम आप याद रखें, ठीक है ना। अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपको सवाल जो है इन्हीं में से मिलेगा। एक तो वो क्रम पूछता है इनका यूरोपियों का आने का क्रम, पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है। इनकी स्थापना का वर्ष, डचों की स्थापना बाद में हुई लेकिन आए भारत में पहले, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, क्योंकि अंग्रेज तो भारत में 1608 में पहले कैप्टन हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस 1608 में। उससे पहले ये लोग जो है
इंडोनेशिया या मसाला द्वीप की तरफ जो है इनका रुझान था, ठीक है, उधर ही इन लोगों ने आए, ठीक है, इंडोनेशिया की तरफ, जावा वगैरह की तरफ, ठीक है, इधर ही ये लोग जो है आए, मतलब इन्होंने मसाला द्वीप पर आकर सबसे पहले इन्होंने 1601 में मसाला द्वीप पर कब्जा किया, ठीक है। तो इनका रुझान भारत की तरफ जो है वो 1608 में हुआ, ठीक है। फिर वो सारा अंग्रेज मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रथम कोठियां आप लोगों के याद हों, कुछ और आपके अगर याद नहीं हो पाता, बहुत सारी चीजें याद नहीं रह पाती हैं, तो कम से कम इतनी चीजें तो आप याद रखें कि भाई इनकी हर एक कंपनी की पहली कोठी कहाँ बनी, ठीक है नहीं। तो पुर्तगाल की पहली कोठी कोचीन में कब बनी, 1503 में। डच की मछलीपट्टनम में कब बनी, 1505 में। अंग्रेज की मछलीपट्टनम में कब बनी, 1511 में। दूसरी 1513, अंग्रेजों की दूसरी भी याद रखनी है। डेनिस की तंजौर में, ट्रैंकोबार में तमिलनाडु में है। दूसरी सेरमपुर बंगाल में है, ये जरूरी नहीं है। फ्रांसीसियों की जो है पहली कंपनी सूरत में 1668 ईस्वी में बनी, दैट्स ऑल। ये थे आप लोगों का जो है क्रम, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आप लोगों को डेनिस तक आप लोगों को फिनिश करा चुका हूं, और डेनिस तक का केवल इतना ही काम था जो मैंने अभी 2 पॉइंट आप लोगों को बताए कि डेनिसों ने जो है अपनी पहली कंपनी बनाई थी कहाँ, 1620 में तंजौर में बनाई थी, तमिलनाडु के अंदर ट्रैंकोबार में, ठीक है। दूसरी कंपनी सेरमपुर या बंगाल में बनाई थी। और डेनिस 1745 में अंग्रेजों को जो है 1745 में अंग्रेजों को सारे जो है अपने जो भी कोठियां वोठियां थी, कंपनी बोल देता हूं मैं कई बार, थोड़ा वो कोठी होता है, ठीक है ना। तो 1745 में जो है उसी को फैक्ट्री कहा जाता है। तो 1745 में देखिए फैक्ट्री क्या था ये समझे ना, मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जैसे हमारा ये भारत है, तो भारत के आसपास यहाँ पर ये लोग यहाँ से जो है कच्चा माल, एक्चुअल में ये किस चीज़ का, मसालों का, ठीक है, सूती वस्त्रों का, ठीक है। जैसे डच है तो डच ने मसालों पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया, ठीक है नहीं, कपड़ों वपड़ों पर ज़्यादा जो है इन्होंने कंसंट्रेट किया है डचों ने, ठीक है। इन्होंने जो है मसालों पर ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं किया, इन्होंने सूती वस्त्र, जो हमारा जो सूती वस्त्र था उससे जो है किसके सामने रखा, सूती वस्त्रों को जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक पहचान दिलाई डचों ने, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये लोग क्या करते थे, यहाँ से जो माल यहाँ से विदेशों को ये अपने यूरोप में लेकर जाते थे, यहाँ आपका यूरोप है तो ये ऐसे ये लेकर जाते थे, रास्ता ऐसे था वो, ठीक है, ऐसे। तो ये जो ऐसे लेकर जाते थे तो ये क्या करते थे, ये यहाँ पर एक गोदाम बना लेते थे, ठीक है, और उसमें सामान भर के फिर उससे जहाज़ों में लादा जाता था, क्या जाता है, उसी गोदाम को जो है, ठीक है, उसी गोदाम को जो है क्या कहा जाता है, उसी गोदाम को ये फैक्ट्री या कोठी कहते हैं। फैक्ट्री या कोठी जो है, समझ गए आप लोग क्या होता है फैक्ट्री या कोठी, तो ये फैक्ट्री या कोठी होता है, आप लोगों की समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसियों के आगमन की, हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी आगमन, किसकी बात करने वाले हैं, फ्रांसीसियों का आगमन। तो देखिए फ्रांसीसियों का आगमन जो है, फ्रांसीसियों का आगमन, तो भैया फ्रांसीसी जो थे, अब इन फ्रांसीसियों के बारे में आप लोग जानेंगे। देखिए फ्रांसीसी जो थे ये आए 1664 में, जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने तालिका बनाई है उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 1664 में जो है फ्रांसीसी भारत में आए और इनकी स्थापना भी 1664 ही है, ठीक है नहीं। तो 1664 में फ्रांसीसी भारत में आए और इन्होंने सबसे पहले 1668 में सूरत में अपनी पहली कोठी बनाई, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने जो है काफ़ी ये लोग उलझे हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों को काफ़ी लंबे समय तक इन लोगों ने जो है इन लोगों ने उनका सामना किया है, ठीक है। हालांकि पुर्तगालियों ने भी सामना किया है। देखिए अगर इनमें सबसे ताकतवर की बात करें तो पुर्तगाली ही सबसे ताकतवर थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी कमियां थीं जिन कमियों की वजह से, जैसे एक कमी तो थी उनका जो है धर्मांतरण की, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है क्रिश्चियन जो है धर्म यहाँ पर फैलाना चाहते थे, और उसका जैसे ही पब्लिक को पता लगा तो पब्लिक के अंदर विरोध उत्पन्न हो गया, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उनका पहला जो गवर्नर था वो था अल्मीडा, दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने यही काम किया था, अल्बुकर्क ने कहा था कि भी यहाँ पर अपना यहाँ पर परिवार फैलाओ, यहाँ की लड़कियों से शादी करो,
ठीक है नहीं, और शादी करो फिर उनको जो है अपने धर्म में उन्हें परिवर्तित कराओ, यानी कि क्रिश्चियन धर्म में। ठीक है, तो इसलिए ये ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। तो इस तरीके से इनकी कुछ कमियां रही हैं, जिन कमियों की वजह से जो है ये लोग ज़्यादा समय तक भारत के अंदर नहीं टिक पाए हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी कमियां, हालांकि ये सभी की थोड़ी बहुत सभी की होती हैं, इन अंग्रेजों का भी यही टारगेट था। ठीक है नहीं, सभी का टारगेट था, लेकिन पुर्तगाल उन चीज़ों को सामने रख चुके थे और अंग्रेज जो है उसे थोड़ा चालाकी के साथ काम को कर रहे थे। ठीक है नहीं, तो एक तो काम होता है चालाकी के साथ करना और एक होता है स्पष्ट तरीके से सामने दिख जाना। ठीक है, तो ये लोगों ने जो है यहाँ पर आए फ्रांसीसी 1668 में, और इन्होंने सूरत में जो है अपनी पहली कोठी बनाई। अब देखिए इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों के जो है 3 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के साथ। फ्रांसीसियों के अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध हुए थे। ये युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है इतिहास में, ये युद्ध इतिहास में महत्वपूर्ण है। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो वो यही पूछता है कि बताइए कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पहला कर्नाटक का युद्ध किसके किसके। तो सबसे पहली बात तो मोस्टली बात यही है कि कर्नाटक के जो युद्ध, तीनों ही युद्ध हुए थे वो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुए थे, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई थी और उसे लेकर ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो है तीनों युद्ध हुए थे। अब चलिए, वो तो बात आप लोगों की सही है कि ये तीनों युद्ध हुए थे। ठीक है, अब इस युद्ध की पृष्ठभूमि को हम लोग समझते हैं, कब से कब तक हुए थे। ये कब से कब तक की बात सुन लीजिए कि ये युद्धों को जो है लगा देता है, वो क्रम में दे देता है युद्धों को। किस तरीके से दे देता है, वो युद्धों को क्रम लगाने के लिए दे देता है, या फिर एक तरफ सन दे देता है और सन मिलान करने के लिए आप लोगों को दे देता है। ठीक है नहीं, एग्जाम में कि बताइए कर्नाटक का जो पहला युद्ध जो था, कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था। ठीक है, कर्नाटक का जो पहला युद्ध था वो कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक। कब तक हुआ था, 1746 से लेकर 1748 तक। दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये था पहला कर्नाटक युद्ध, पहला। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था, ये हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा कर्नाटक का युद्ध है, तीसरा कर्नाटक का जो युद्ध है ये हुआ था 1756 से लेकर 63 तक। तो ये 3 कर्नाटक के युद्ध थे। अब इन 3 कर्नाटक के युद्धों के बारे में आप लोगों को समझना है। ठीक है, कि ये 3 जो कर्नाटक के युद्ध थे, ये 3 कर्नाटक के युद्ध क्या क्या थे, इन तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में ही आप लोगों को समझना है। ठीक है नहीं, इन तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में ही आप लोगों को समझना है। ठीक है, कि ये तीनों कर्नाटक के युद्ध क्या क्या थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही आप लोग समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जानेंगे कर्नाटक का युद्ध, यानी कि 1746 से लेकर 48 तक जो है कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ। 1746 से लेकर 1748 तक। कब से कब तक हुआ, 1746 से लेकर 1748 तक कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ। ठीक है, क्या हुआ, कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ 1746 से लेकर 1748 तक। समझे नहीं समझे, 1746 से 1748 तक कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ। अब देखिए इसमें क्या था, देखिए क्या था कि कर्नाटक के पहले युद्ध में क्या था कि कैप्टन बर्नेट था अंग्रेजों का था कैप्टन बर्नेट। कैप्टन बर्नेट ने जो है फ्रांसीसियों के कुछ जहाजों को कब्जे में कर लिया। जब कुछ जहाजों को कब्जे में कर लिया तो फ्रांसीसियों का गवर्नर था डुप्ले ने क्या किया, जब ये जो है उस समय ज़्यादा शक्तिशाली थे अंग्रेज, तो डुप्ले ने क्या किया कि फ्रांसीसियों का जो था मॉरिशस में एक जो है फ्रांसीसी गवर्नर था मॉरिशस के अंदर, ला बुर्डो ने। कौन था, ला बुर्डो ने। तो ला बुर्डो ने बुला लिया। ठीक है, अब ला बुर्डो ने क्या किया, ला बुर्डो ने आकर जो है जो मद्रास का एरिया था, ठीक है नहीं, जो यहाँ पर आप लोगों का जो ये मद्रास वाला एरिया है, ये सारा मद्रास वाले एरिया पर जो है ये सारा घेर लिया ला बुर्डो ने। किसने घेर लिया, ला बुर्डो ने ये सारा एरिया घेर लिया। जब ये सारा एरिया घेर लिया तो इस एरिया को घेरने के बाद अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब कौन था, अनवरुद्दीन। तो जब कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था तो अंग्रेजों ने कहा अनवरुद्दीन से, और अनवरुद्दीन अंग्रेजों के पक्ष में ही रहता था। ठीक है, तो अब ये जो कर्नाटक का नवाब जो था अनवरुद्दीन से कहा किसने, अनवरुद्दीन से कहा इसने
अंग्रेजों ने कि भाई इन्हें यहाँ से हटाओ, ठीक है। तो इनका समझौता वमझौता हुआ और काफ़ी जो है इसमें जो है कुछ रुपए वुपे लेकर इन लोगों ने जो है यहाँ से बुर्डोने ने जो है इसे हटा लिया, छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डुप्ले ने जो है, बुर्डोने तो जो है बाद में इनका फैसला हो गया, फैसले होकर बुर्डोने तो छोड़कर चला गया। उसके बाद क्या किया कि डुप्ले ने जो है वो सारा मद्रास घेर लिया, ठीक है ना। जब बुर्डोने चला गया तो उनका जो है वहां पर सिक्का जम गया, ठीक है, मतलब उनको डरा दिया। तो उन्होंने डराने के बाद जो है इन्होंने बुर्डोने को क्या कर दिया, उन्होंने डुप्ले ने जो है डुप्ले ने मद्रास को घेर लिया। जब डुप्ले ने मद्रास को घेर लिया तो उसके बाद अनवरुद्दीन के कहने पर भी डुप्ले नहीं माना। तो जब अनवरुद्दीन के कहने पर भी डुप्ले नहीं माना तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच युद्ध हुआ, ठीक है नहीं, मतलब डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, डुप्ले वर्सेस अनवरुद्दीन, ठीक है। कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन और इसके बीच हो गया युद्ध, ठीक है। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच हो गया युद्ध और इसमें जो है अनवरुद्दीन पराजित हुआ और फ्रांसीसी जीत गए, ठीक है नहीं। क्या हुआ, फ्रांसीसी जीत गए तो इनका हौसला जो है और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए क्या था, वैसे ये जो सारी चीजें घट रही थी, ये चीजें घटने के पीछे कारण क्या था, कैप्टन बर्नेट ने जो यहाँ पर कब्जाया था जहाजों को, वो क्या कब्जाया था, इनके अंदर दुश्मनी की जो भावना थी वो चली आ रही थी, कहां से, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से इनके बीच में दुश्मनी की भावना चली आ रही थी। देखिए इन लोगों का, फ्रांसीसियों का और अंग्रेजों का उसी समय फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था विदेश में। कहां पर युद्ध चल रहा था, इन लोगों का विदेश में युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। इन लोगों का विदेश के अंदर युद्ध चल रहा था, समझे नहीं समझे, इन लोगों का विदेश के अंदर युद्ध चल रहा था, कहां पर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया का जो वहां का ऑस्ट्रिया का जो शासक था वो मर गया था, तो उसे जो है ये हत्याना चाहते थे अंग्रेज और आप लोगों के ये फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है लड़ रहे थे, दोनों देश आपस में लड़ रहे थे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर। वो ही लड़ाई का विस्तार था ये, ऑस्ट्रिया का जो मतलब ऑस्ट्रिया की लड़ाई का ही विस्तार था ये, ठीक है ना। क्या था ये ऑस्ट्रिया की लड़ाई का ही विस्तार था, समझे नहीं समझे, किसका विस्तार था, ऑस्ट्रिया की लड़ाई का ही ये विस्तार था, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब इसे कहा क्या जाता है, इसे सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो अनवरुद्दीन वर्सेस डुप्ले में युद्ध हुआ इसे कहा जाता है सेंट थोमे का युद्ध। क्या कहा जाता है इसे सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। और अब उसके बाद जब ये युद्ध हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद विदेश में ही इनकी संधि हुई, ला शैपल की संधि। इसे कहते हैं ला शैपल की संधि। क्या कहते हैं, ला शैपल की संधि। तो ला शैपल की संधि के द्वारा ये युद्ध हो गया समाप्त, ला शैपल की संधि के द्वारा इनका युद्ध ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, तो इसलिए जो पहला युद्ध है कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक के पहले युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच हुआ था, सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। और ला शैपल की संधि के द्वारा ये युद्ध हो गया समाप्त, ठीक है। संधि तो समझते हैं ना आप लोग, समझौता हो जाता है कि कभी ये हिस्सा तुम ले लो, ये हिस्सा हम ले लेंगे, इस तरीके से जो है लड़ो मत और हम जो है समझौता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी को संधि कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्नाटक के सेकंड युद्ध की। तो देखिए कर्नाटक का जो सेकंड युद्ध था, एक्चुअल में कर्नाटक, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इनकी दुश्मनी पीछे से चली आ रही थी, विदेश से इनकी दुश्मनी चली आ रही थी। तो इस वजह से विदेशी दुश्मनी होने के कारण ये लोग, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कर्नाटक के युद्ध में, इन लोगों ने जो कर्नाटक का युद्ध था वो असलियत में क्या था, असलियत में तो वो जो था हमारे भारत के जो नवाब थे उन नवाबों के बीच का युद्ध था। असलियत में वो भारत के नवाबों के बीच का युद्ध था। और उस युद्ध जो है वो युद्ध फिर हुआ क्या कि एक तरफ फ्रांसीसी लग गए और एक तरफ अंग्रेज लग गए और वे भी उस युद्ध में भिड़ गए। भिड़ने के बाद क्या हुआ, हालांकि बाद में जब इनकी संधि हुई पांडिचेरी की संधि, तो पांडिचेरी की संधि के साथ इन्होंने कसम भी खाई थी कि भाई हम जो है भारत के जो नवाब हैं उनमें अब से जो है इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या, देखिए सुनिए।
अब कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले युद्ध में ये हार भी गया था। तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। अब ये जो अनवरुद्दीन था, कर्नाटक का नवाब जो अनवरुद्दीन था, ये जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, इसने क्या किया, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, अच्छा, अब मराठों ने जो है 7 साल में, मराठों ने 7 साल बाद एक चंदा साहब नाम के व्यक्ति थे, चंदा साहब, इन चंदा साहब को छोड़ दिया। ये मराठों की कैद में थे। जब ये मराठों की कैद में थे और इन्हें जो छोड़ दिया, तो चंदा साहब जो है यहाँ पर अपने जो है राज को कब्जाने के लिए कर्नाटक में अनवरुद्दीन से युद्ध करने लगे। इन दोनों की आपस में तंगई, ठीक है। अब एक जो है, एक आप लोगों का, आप 18वीं सदी में ही, इसी में ही जो 18वीं सदी तो चल रही है, तो इसी 18वीं सदी में एक स्वायत्त राज्य, इसके बाद आप पढ़ेंगे मुगल, जो उत्तर मुगल काल, फिर उत्तर मुगल काल के बाद पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को जो उत्तर मुगल काल, यानी कि जो मुगल बादशाह बाद के मुगल बादशाह हुए हैं, उत्तर माने बाद का, जो बाद के मुगल बादशाह हुए हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट मोहम्मद शाह जो है, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ज्यादातर जो है कुछ, देखिए केंद्र में बैठी थे कौन, मुगल बादशाह, तो उसे कहा गया उस समय केंद्रीय सत्ता, जैसे आज केंद्रीय सरकार है, ठीक है ना। तो जैसे ये केंद्र में दिल्ली में बैठे थे ये लोग, ठीक है, और जगह जगह बंगाल, अवध, ठीक है ना, मैसूर, इस तरीके से जगह जगह जो है ये राज्य थे, वहां के भी नवाब थे, मतलब वहां जो है ये वो लोग जो है इन्हें टैक्स देते थे और इन्हीं के नियंत्रण में काम चलता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब मुगल बादशाह जो थे, जो देखिए पहले 6 मुगल बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, ठीक है। अब देखिए, ये जो बादशाह थे, ये बादशाह रहे 1707 तक। देख लेता हूं, दिख रहा है क्या आपको, ये बादशाह रहे 1707 तक। 1707, 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। तो इन बादशाहों के बारे में तो आप डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ेंगे मिडिल हिस्ट्री में, यानी कि मिडिवल हिस्ट्री में, यानी कि मध्यकालीन भारत में। तो ये 6 बादशाह थे, ये बादशाह तो थे ताकतवर। 1707 से जो काल स्टार्ट हो जाता है, 1707 से काल स्टार्ट, सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम जो है वो पहला बादशाह बनता है, मुगल बादशाह, और यहां से लेकर ये 12 बादशाह हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाला आप लोगों का होता है बहादुर शाह जफर, वो मैं अभी आप लोगों को इस टॉपिक से आगे यही टॉपिक होना है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। मतलब कहने का ये है, जब तक ये बादशाह थे उसी समय जो है इधर फ्रांसीसियों की आपस में लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन ये ताकतवर बादशाह थे और ये काम करते थे, मेहनत करते थे। तो इन बादशाहों ने ठीक है, उधर जो है इन कंपनियों का भी ज्यादा जो है वर्चस्व नहीं होने दिया, ज्यादा नहीं होने दिया। अब उसके बाद जब ये बादशाह निकम्मे टाइप के बादशाह आने शुरू हो गए, तो उस समय इधर ये कंपनियां भी हावी हो गई, और उसके साथ साथ जो कुछ क्षेत्रीय नवाब थे, कुछ क्षेत्रीय जो थे, कुछ राज्य थे जैसे बंगाल, तो बंगाल अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा, बगावत कर दी उसने कहा, उसने मुगल बादशाह से कह दिया कि मैं तुम्हारे अंडर में नहीं हूं, मैं अपना खुद का टैक्स लूंगा, मेरी अपनी फौज है, सब कुछ मेरा अपना है, ठीक है रे, मैं तुम्हारे अंडर में नहीं हूं। तो उसे कहा जाएगा स्वायत्त राज्य। तो इसमें 18वीं सदी में ही, ठीक है ना, ये 18वीं सदी चल रही है, और इस 18वीं सदी में ही जो है इसका फायदा उठाकर, यानी कि केंद्रीय सत्ता अगर कमजोर होती है तो कुछ राज्य स्वायत्त होने की कोशिश करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था, ठीक है नहीं। तो आप मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरीके की कुछ गतिविधियां होती हैं कि वो स्वायत्त होने की जो है मांग उठाते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान ने हमारे केंद्रीय सरकार को इतना मजबूत किया हुआ है कि कोई हो ही नहीं सकता स्वायत्त, ठीक है ना। लेकिन उस समय तो संविधान होता नहीं था, तो इसलिए जो चाहता था वो स्वायत्त हो सकता था अगर केंद्रीय सत्ता मजबूत नहीं है। तो जब ये केंद्रीय सत्ता यहाँ से मजबूत नहीं है, तो उस समय जो है कुछ नए स्वायत्त राज्य उभर गए, स्वतंत्र हो गए वो राज्य, जैसे बंगाल,
जैसे अवध, जैसे हैदराबाद, जैसे मैसूर, जैसे भरतपुर, ठीक है। तो इस तरीके से जो कुछ राज्य जो है वो स्वायत्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन सभी को भी कब्जे में किसने कर लिया, अंग्रेजों ने ही सभी को कब्जे में कर लिया, ठीक है नहीं, क्योंकि उधर अंग्रेज सारे फ्रांसीसियों को हरा, मतलब सारी यूरोपीय कंपनियों को हरा चुके थे। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है धीरे धीरे जो है सभी जो वो स्वायत्त हुए थे उधर मुगलों पर भी कब्जा कर लिया, यानी कि केंद्रीय सत्ता पर भी कब्जा हो गया, ठीक है ना, केंद्रीय सत्ता पर भी कब्जा हो गया। शाह आलम द्वितीय से ही केंद्रीय सत्ता पूरे तरीके से कब्जे में आ गई थी, अभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद के दो शासक थे, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, वो नाम मात्र के शासक थे, वो लाल किले तक सिमट के रह गए थे, दिल्ली में उनका कुछ था ही नहीं, लाल किले तक सिमट के रह गए थे, पेंशन भोगी थे, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है केंद्रीय सत्ता पर भी कब्जा कर लिया, और फिर जो ये जो छोटे छोटे जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे इन्हों पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इनके बीच ये लड़ाइयाँ होती रही, इसे समझेंगे आप लोग। तो ये जो हैदराबाद था, हैदराबाद का ऐसे ही हैदराबाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो हैदराबाद में की स्थापना करने वाला जो था, हैदराबाद का जो संस्थापक था, मतलब हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य के रूप में जो किसने करा, वो करा निजामुल मुल्क ने। इसका नाम है निजामुल मुल्क, और ये एक तुरानी दल का नेता है। ये मैं भी आप लोगों को आगे बताने वाला हूं कि क्या होता है तुरानी दल, ठीक है नहीं। मतलब तुरानी दल का मतलब मध्य एशिया वाले लोगों को तुरानी दल कहा जाता था, बताऊंगा इसके बारे में आप लोगों को। तो ये जो निजामुल मुल्क, या इसे चिन किलिच खां भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे चिन किलिच खां भी कहा जाता था। तो ये जो निजामुल मुल्क था, इसका लड़का था नासिर जंग, इसका लड़का था नासिर जंग, और पोता था मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में आपस में युद्ध हो गया हैदराबाद को लेकर। उसी समय हैदराबाद में जो है युद्ध हो गया, हैदराबाद को लेकर इन दोनों के बीच युद्ध हो गया, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। कर्नाटक को लेकर अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच युद्ध हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया गया, ऐसी कंडीशन में अब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो आप लोग समझिए, जब ये अनवरुद्दीन जो था ये तो अंग्रेजों के ही फेवर में रहता था, ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया, यानी कि इधर तो अनवरुद्दीन और इसकी लड़ाई हुई किसकी, चंदा साहब की, ठीक है ना, चंदा साहब, ठीक है। तो इसमें अंग्रेजों ने दिया जो है, अंग्रेजों ने क्या दिया, अंग्रेजों ने साथ दिया अनवरुद्दीन का, ठीक है। और चंदा साहब का साथ दिया किसने, चंदा साहब का साथ दिया फ्रांस ने। अनवरुद्दीन, फिर दूसरा था कौन, दूसरी लड़ाई थी हैदराबाद में, तो ये लड़ाई थी कर्नाटक में, ये लड़ाई कर्नाटक की। दूसरी लड़ाई हुई हैदराबाद की। हैदराबाद में जो है आप लोगों का निजामुल मुल्क का लड़का था नासिर जंग, और नासिर जंग का साथ दिया किसने, अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया। और मुजफ्फर जंग का साथ दिया किसने, मुजफ्फर जंग, तो मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांस ने, ठीक है ने, मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांस ने। अब देखिए, अब आप लोगों को जो है तो क्या हुआ, इधर जो है, इधर इनके साथ लग गए कौन, कर्नाटक में अंग्रेज लग गए अनवरुद्दीन के साथ, कर्नाटक में फ्रांसीसी लग गए चंदा साहब के साथ, और हैदराबाद में अंग्रेज लग गए किसके साथ, नासिर जंग के साथ, और फ्रांस लग गए किसके साथ, मुजफ्फर जंग के साथ हैदराबाद में। तो इन दोनों के बीच ही जो है क्या हुआ, कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है इनके बीच हुआ, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। अब इस कर्नाटक का युद्ध जो है ये मैंने बताया 1749 से लेकर 1754 तक हुआ, 1749 से लेकर 1754 तक। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत यहां से किसी को, ठीक है ना। चलिए, अब इसके लिए फेमस है अंबूर का युद्ध, ठीक है। काहे का युद्ध फेमस है, इससे मतलब आप इसी के बीच में अंबूर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध हुआ, और अंबूर का युद्ध हुआ 1749 में, और 1749 में अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। कौन मारा गया, अनवरुद्दीन, जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन अंग्रेजों की तरफ से, वो मारा गया 1749 में अंबूर के युद्ध में, ठीक है। तो आप जानेंगे, आपको एक तो ये याद रहना चाहिए, सब चीजें नोट कर लिया करो कि अंबूर के युद्ध जो है वो कब हुआ, 1749 में हो अंबूर का युद्ध। अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन हारा गया, मतलब मारा गया, हार गया, ठीक है ने, और जीत कौन गया, चंदा साहब जीत गया, ठीक है।
तो अंबूर का युद्ध कर्नाटक के दूसरे युद्ध से, ये सेकंड युद्ध है, कर्नाटक के सेकंड युद्ध से अंबूर का युद्ध जुड़ा हुआ है। अंबूर का युद्ध जो है 1749 में हुआ और इसमें अनवरुद्दीन हार गया जो कर्नाटक का नवाब था और इसे मारा भी गया। 1750 में जो ये नासिर जंग था ये भी मारा गया, ठीक है नहीं। 1750 में जो नासिर जंग था किसका, निजामुल मुल्क का लड़का। देखिए 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई थी, ठीक है नहीं। ये स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक, हैदराबाद का संस्थापक, ये निजामुल मुल्क ने ही इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये निजामुल मुल्क 1724 में इसने स्थापना करी थी, इसे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो वो आपकी टेंशन नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों के बारे में बता रहा हूं क्योंकि जब वो टॉपिक आता है फिर उसके बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो ये हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने करी और इसमें इतने कोई दूसरा जो है वो आता, उस समय जो है अंग्रेजों ने कब्जा लिया। उसके बाद ये नासिर जंग आया, मुजफ्फर जंग आया, ये फंस गए जो है किसकी, फ्रांस और अंग्रेजों की कूटनीति में फंस गए। जब ये फ्रांस और अंग्रेजों की कूटनीति में फंस गए, अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, उधर फ्रांसीसियों को भी हरा दिया और इनकी स्वायत्ता भी खत्म हो गई, हैदराबादियों की स्वायत्ता भी खत्म हो गई हैदराबाद की, और उधर जो है इन्होंने जो है फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। कुल मिलाकर अंग्रेजों का ही कब्जा हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हैदराबाद में स्वायत्त जो इसे करने वाला था वो निजामुल मुल्क ही था और वो अकेला वो ही रहा 1724 से लेकर, मतलब जो नवाब रहा वो 1724 से लेकर रहा 1748 तक, ठीक है ना। तो इसलिए उसे तो मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा ही समझाऊंगा, उसकी कोई आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। अब हुआ क्या, अब समझ में आ गई बात। तो नासिर जंग, इसमें जो है नासिर जंग मारा गया, इसमें अनवरुद्दीन मारा गया। तो आप लोग समझे कि अंग्रेज का जो पक्ष था वो जो है क्या हो गया, अंग्रेजों के जो पक्ष के लोग थे नवाब वो हार गए और जो फ्रांसीसियों के पक्ष के लोग थे नवाब वो क्या हो गए, वो तो जीत गए, ठीक है नहीं। अब इन्होंने क्या किया, अब हुई पांडिचेरी की संधि। क्या हुई भैया, पांडिचेरी की संधि हुई, अब हुई पांडिचेरी की संधि, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये जानेंगे कि दूसरे युद्ध से पांडिचेरी की संबंधित है संधि और अंबूर का युद्ध संबंधित है। पहले युद्ध से सेंट थोमे का, कर्नाटक के पहले युद्ध से सेंट थोमे का युद्ध संबंधित है और कर्नाटक के पहले युद्ध से जो है लास सैपल की संधि संबंधित है, ठीक है। तो पांडिचेरी की संधि हुई और पांडिचेरी की संधि में जो है इन लोगों के जो है युद्ध विराम हो गया और इन लोगों ने कस्में खाई कि हम लोग जो है भारतीय नवाबों के झगड़ों में जो है अपना इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम भारतीय नवाबों के झगड़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस तरीके की इन्होंने कस्में खाकर इनकी पांडिचेरी की संधि हो गई, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या, अब मैंने आप लोगों को बताया तो ये कब से कब था, ये 1746 से 48 तक था, ये 1749 से लेकर कब तक था, 54 तक था, और ये 1754 से लेकर 56 से लेकर कब तक था, 1763 तक था, ठीक है। अब ये जो 1756 से ये 63 तक था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। सबसे पहली बात तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 7 साल हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है नहीं, कि भाई इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो ये भी युद्ध क्या चल रहा था, ये युद्ध भी जो है इन लोगों का विदेश में ही चल रहा था, समझे नहीं समझे। ये युद्ध कहाँ चल रहा था, ये युद्ध भी इन लोगों का विदेश में ही चल रहा था। कहाँ चल रहा था, विदेश में ही चल रहा था, ठीक है। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध, इस सप्तवर्षीय युद्ध के द्वारा इसके बाद जो है तो अब इसमें जो है इसी में होता है 1760 में, यानी कि 20 जून 1760 में होता है वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध, ठीक है नहीं। तो आप लोग समझेंगे एक युद्ध और एक संधि संबंधित है कर्नाटक के प्रत्येक युद्ध से जुड़ी, ठीक है नहीं। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। कौन होता है, वांडीवास का युद्ध। और वांडीवास के युद्ध में जो है पूरे तरीके से फ्रांसीसी हार जाते हैं, पूरे तरीके से फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक है। और अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज फ्रांसीसियों की सारी कोठियों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, पूरे तरीके से सारी कोठियों को अपने कब्जे में कर लेते हैं अंग्रेज। कौन कर लेते हैं, अंग्रेज पूरे तरीके से सारी कोठियों को कब्जे में कर लेते हैं। जो फ्रांसीसी यानी कि जो डुप्ले की कमाई हुई दौलत थी,
ठीक है ना। जो डुप्ले की कमाई हुई दौलत थी वो सारी दौलत जो है हड़प लेता है कौन, अंग्रेज हड़प लेते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में देखिए पेरिस की संधि होती है, ठीक है, तो ये भी विदेश में ही होती है, ठीक है। तो पेरिस की संधि होती है और पेरिस की संधि के द्वारा इनका क्या तय होता है, पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों को जो कब्जाई हुई सारी कोठियां थी वो दे दी जाती हैं, ठीक है ना। फ्रांसीसियों को जो है सारी कोठियां दे दी जाती हैं, पेरिस की संधि के द्वारा सारी कोठियां दे दी जाती हैं। अंततः क्या होता है, ये 1763 की बात है, 1763 की, कब की बात है ये 1763 की बात है। और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, वो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो बक्सर के युद्ध से पहले पहले इन्होंने फ्रांसीसियों को निपटा लिया पूरे तरीके से। क्या किया इन्होंने, जो है फ्रांसीसियों को निपटा लिया, क्योंकि फिर बक्सर के युद्ध में जो ये नवाब जो फन उठा रहे थे, इन नवाबों को ही तो इन्हें देखना था, ठीक है ना। तो इन्होंने फिर उन नवाबों को देखा जो जो नवाब थे, ठीक है ना। पहले प्लासी का युद्ध हुआ इसी समय काल में 1757 में, ठीक है ना। 1757 में कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बीच में ही क्या हुआ, बीच में नहीं इसके बाद, ठीक है ना। कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बाद यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ, किसका, उसका रॉबर्ट क्लाइव का, ठीक है, वो पढ़ेंगे आप लोग, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये जो है पेरिस की संधि के द्वारा क्या हो गया, पेरिस की संधि के द्वारा युद्ध हो गया विराम। और युद्ध विराम होकर जो है इन्होंने जो है जो फ्रांसीसियों ने जो सारी कंपनियां फ्रांसीसियों की अंग्रेजों ने कब्जाई थी वो सारी उन्होंने कर दी वापस। लेकिन उनसे एक बात कह दी कि आप लोगों का अब भारत में शासन नहीं रहेगा, आप लोग पता क्या करेंगे, आप लोग भारत में कोई शासन नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, शासन नहीं करेंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग शासन नहीं करेंगे अब लोग, ठीक है ना। तो ये समझौता इन लोगों का हुआ और यहाँ से जो है इनका प्रभुत्व खत्म हो गया फ्रांसीसियों का। फ्रांसीसी यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। यहाँ पर केवल और केवल वर्चस्व किसका बच गया था, यहाँ पर केवल और केवल वर्चस्व बच गया अंग्रेजों का। कौन बच गए यहाँ पर केवल और केवल अंग्रेज बच गए। तो ये चीज आप लोग जो है, ये मैंने आप लोगों ने जो है कर्नाटक के युद्ध आप लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है। और कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था ना, इस कर्नाटक के दूसरे युद्ध में ही डुप्ले को बुला लिया गया था वापस। ऐसा कहा जाता है कि अगर फ्रांस डुप्ले को वापस नहीं बुलाता, कर्नाटक के दूसरे युद्ध में अगर फ्रांस डुप्ले को वापस नहीं बुलाता, देखिए जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध था ना, कर्नाटक का तीसरे युद्ध में छोटी सी बात बता दे रहा हूं मैं। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में एक था काउंट डी लाली नाम का व्यक्ति, काउंट डी लाली। इस काउंट डी लाली को जो है सैन्य तथा असैन्य अधिकार दे दिए फ्रांस ने भारत में। अब पहले तो दूसरे युद्ध की बात सुनो। दूसरे युद्ध में डुप्ले बुला लिया वापस, चंदा साहब मर गया था। तो चंदा साहब को मरने के बाद जो है, चंदा साहब की मृत्यु के बाद फ्रांस ने कहा कि भी चंदा साहब तुम्हारी लापरवाही की वजह से मरा, ठीक है। तो डुप्ले को वापस बुला लिया और उसके बाद जो है भेजा गया गोडेहू। कौन भेजा, गोडेहू। तो ये कहा जाता है विशेषज्ञों के द्वारा, अगर इसे डुप्ले को वापस नहीं बुलाया जाता तो भारत के अंदर जो शासन होता वो फ्रांस का होता, ना कि अंग्रेजों का, पहली बात। दूसरी बात यह है, तीसरे कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि जो बनी थी वो ऐसे बनी थी कि जो काउंट डी लाली नाम का एक व्यक्ति था, इसे सैन्य तथा असैन्य सारे अधिकार दे दिए थे। किसने, फ्रांसीसियों ने, ठीक है। जब फ्रांसीसियों ने इसे सारे अधिकार दे दिए तो इसने जो है मद्रास वाले हिस्से को सारे को कब्जा लिया, ठीक है ना। जब इसने सारे हिस्से को कब्जा लिया फिर और ये नहीं माना तो उसके बाद आयरकूट ने जो है, आयरकूट ने अंग्रेजों की तरफ से, इधर से आयरकूट और इधर से काउंट डी लाली, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में ही जो है फ्रांसीसी हार गए, मतलब काउंट डी लाली हार गया और आयरकूट जीत गया, ठीक है। और वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये वांडीवास के युद्ध में ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद पेरिस की संधि हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों की बातें थी। चलिए इसके बाद हम लोग जो है, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोग, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों ने पढ़ा सबसे पहले यूरोपीय आगमन। तो अगले चैप्टर की मैं आप लोगों से बात करता हूं। अगले चैप्टर का नाम हम जो पढ़ेंगे
उत्तर मुगल काल के बादशाह, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं 18वीं सदी के बादशाह, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं आप लोग उत्तर मुगल काल के बादशाह, या कह सकते हैं मुगल काल का पतन। क्या कह सकते हैं इसे आप लोग? मुगल काल का पतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे आप लोग? मुगल काल का पतन भी कह सकते हैं। अब देखिए बात क्या थी, समझिए। सबसे पहली बात तो ये थी कि 3 मार्च। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, जो हम मुगल बादशाह के पढ़ने से पहले ही मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं, फिर हम सारे बादशाह पढ़ेंगे। 12 बादशाह हैं, ठीक है। पहले के 6 बादशाह मैंने आपको लिखा दिए, वो सारे ताकतवर बादशाह, उन्हीं का नाम है हिस्ट्री में मेन नाम, ठीक है। ये तो सारे बादशाह पतन की ओर। हालांकि जो औरंगजेब जो लास्टवा 6ठा बादशाह था, उसी के समय में भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुगलों का विस्तार हुआ, लेकिन पतन के जो लक्षण थे वो भी उसी के समय दिखने शुरू हो गए थे, औरंगजेब के समय, ठीक है ना। औरंगजेब के ही समय पतन भी के लक्षण भी दिखने शुरू हो गए, और औरंगजेब के समय ही सबसे ज्यादा विस्तार भी हुआ था मुगल साम्राज्य का भारत के अंदर सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब के समय हुआ, और औरंगजेब के समय ही पतन के लक्षण दिखने लगे। अब हुआ क्या, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग कुछ चीजें समझिए, उसके बाद इसे मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप लोग समझेंगे तुरानी दल। देखिए आप लोगों का इसमें जिक्र आएगा, क्या जिक्र आएगा? मुगल बादशाह। फिर उसके बाद आप लोग, मैं मुगल बादशाह से आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इन उत्तर मुगल काल के जो बादशाह थे, इन्हीं के समय में, ये 18वीं सदी के बादशाह थे, इन्हीं 18वीं सदी के समय में ये बादशाह कमजोर बादशाह थे, तो कुछ राज्य स्वायत्त हो गए थे, स्वतंत्र राज्य हो गए थे। तो इन स्वायत्त राज्यों को पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद इन स्वायत्त राज्यों को पढ़ेंगे। अब ये जो कुछ स्वायत्त राज्यों में शासन किया, कुछ लोगों ने जाकर नए नए स्वायत्त राज्य बना लिए, कुछ लोगों ने यहीं पर मुगल बादशाह जो थे उन्हीं पर ही जो है अप्रत्यक्ष रूप से उन पर कंट्रोल बना के रखा। जैसे आप लोग, मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कहा जाता है उनकी सारी पावर तो सोनिया गांधी के ही हाथ में थी, ऐसा कुछ, ऐसा समझ सकते हैं। तो मुगल का बादशाह तो वही बने मुगल काल के, लेकिन कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग थे, ठीक है, वो उन पर वर्चस्व बना रहा। तो कुछ लोगों ने तो यहीं केंद्र में ही काम करा, कुछ लोगों ने जाकर राज्यों में जो है अपने राज्य जो है वो स्वायत्त कर लिए। इस तरीके से आप समझेंगे, वो मैं सारी अभी चीजें समझाने वाला हूँ। तो देखिए ये मध्य एशिया के लोग थे, इन्हें तुरानी दल कहा जाता था। और तुरानी दल में कौन कौन थे ये सुनिए। तुरानी दल में एक तो था निज़ाम उल मुल्क, दूसरा था अमीन खां। पहला निज़ाम उल मुल्क, दूसरा था अमीन खां, और तीसरा था जकरिया खां। दूसरा है ईरानी दल, ठीक है। ईरानी दल में कौन कौन थे ये जान लीजिए। ईरानी दल में एक तो था जुल्फिकार खां, दूसरा था आप लोगों का सादत खां, तीसरा था अमीर खां, और चौथा था इश्तियाक खां। कौन था? इश्तियाक खां। उसके बाद आप पढ़ेंगे अफगान दल में देखिए एक तो था अली मोहम्मद, और एक था मोहम्मद बंगस। चौथा आप लोग पढ़ेंगे सैयद बंधु में एक तो था आप लोगों का अब्दुल्ला खां, और एक था हुसैन अली। अब देखो सुनो इनके बारे में, पहले इनके बारे में सुनो फिर हम पढ़ेंगे। देखिए क्या था, ये लोग तो आए थे मध्य एशिया से, तुरानी दल के। ये ईरानी दल है तो ईरान से ही आया था, जाहिर सी बात है। अफगानी दल है, अफगान से ही आया था, जाहिर सी बात है।
सैयद बंधु हिंदुस्तानी थे, यानी कि भारत के ही थे। अब ये क्या थे, इसे सुनो मेरी बात। देखिए ऐसा था, जब बाहर से ही तो हमारे यहाँ आक्रमणकारी आए थे, जैसे बाबर आया था बाहर से, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में भारत पर हुआ था, ठीक है। तो भारत के ही लोगों ने यहाँ पर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, और जो है आप लोगों का बाबर, तो ये सब बाहर के ही आक्रमण थे। तो जब ये लोग आते थे तो इनके साथ सैनिक आते थे ना। अब वो सैनिक, उनमें से कुछ सैनिक यहाँ रह जाते थे, ठीक है, और यहीं पर वो शादियाँ वादियाँ कर लेते थे, ठीक है। उन्हीं के जो है यहाँ पर उनका वंश स्टार्ट हो जाता था, चल जाता था। तो उन सैनिकों की ही यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी शुरू हो जाती थी। उन्हीं सैनिकों में कुछ व्यक्ति जो है वो टैलेंटेड लोग हो गए, ठीक है, और उन लोगों ने जो है राज मतलब प्रभावित किया है, शासन प्रशासन को प्रभावित किया है उन लोगों ने। तो ये वही लोग थे मध्य एशिया से, कुछ लोग जो सैनिक मध्य एशिया से आए, जो मध्य एशिया के रहने वाले थे, उन्हें कहा जाता था तुरानी दल। तो मध्य एशिया से जो आए सैनिक थे उनके वंशज थे ये 3 थे, इन तीनों का जो है पूरे तरीके से हिस्ट्री में पूरा इन्वॉल्व रहा है निजामुल मुल्क, ठीक है, अमीन खां और जकरिया खां। देखिए निजामुल मुल्क, अभी मैं सैयद बंधुओं के बारे में बताऊंगा। तो सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं को जो है हिस्ट्री में सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है। किंग माने राजा, मेकर माने बनाने वाला, ठीक है ना। सैयद बंधुओं को हिस्ट्री में किंग मेकर भी कहा जाता है। अब देखिए क्या है, ये जो निजामुल मुल्क था, अमीन खां था, इन दोनों ने ही, ये जो 2 भाई थे सैयद बंधु, इन दोनों भाइयों को मरवाने की साजिश, इनका पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निजामुल मुल्क की रही पहली, और दूसरी अमीन खां की रही, ठीक है। अब निजामुल मुल्क ने ही फिर क्या करा, उधर तो ये सैयद बंधु क्या करते थे, इन सैयद बंधुओं का था केंद्रीय सत्ता पर कब्जा। केंद्र में कौन, देखिए इस सैयद बंधुओं ने 4 मुगल बादशाहों को बिठाने में पूरी भूमिका, इन्हीं की भूमिका नहीं, पूरे तरीके से इन्होंने ही बिठाया है, ठीक है ना। जिसे ये चाहते थे वही बैठता था। तो 4 बादशाहों के शासनकाल में इनका पूरी ताकत चली है, 4 बादशाहों के शासनकाल में। फिर इनको जो है खत्म किया है, इनको समाप्त किया है, वो निजामुल मुल्क ने ही समाप्त किया है। और निजामुल मुल्क ने साथ साथ जो है हैदराबाद में क्या किया, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर ली। मतलब उन्होंने केंद्रीय सत्ता तो कब्जाना उसने उचित नहीं समझा कि केंद्रीय सत्ता को ही कब्जा लिया जाए। सैयद बंधु मार दिए गए थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कुछ पब्लिक को भी, तो पब्लिक जो है, जो राजा होता है उसी के परिवार के पक्ष में होती है, तो पब्लिक को भी समझाना जो है थोड़ा टिपिकल खीर होती है, ठीक है। तो इसलिए केंद्रीय सत्ता तो ये कब्जा नहीं सके, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर हैदराबाद कब्जा लिया और हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया, हैदराबाद को स्वतंत्र कर दिया, और इसने हैदराबाद को कब्जा लिया पूरे तरीके से। उसके बाद ईरानी दल था, ये ईरान से आए थे, ये भी सैनिकों के वंशज थे। जुल्फिकार खां, तो देखिए सैयद बंधुओं ने 4 बादशाह कौन कौन से, फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद्दरजात, रफ़ी उद्दौला और मोहम्मद शाह, ये 4 बादशाह इन्होंने बनवाए थे। फर्रुखसियर से पहले एक बादशाह था जहांदार शाह को बनवाया था जुल्फिकार खां ने गद्दी पर बैठाया था, ठीक है ना। और जुल्फिकार खां ने बहादुर शाह प्रथम को मरवा दिया था, और जहांदार शाह को जो है वो गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है ना। तो जहांदार शाह गद्दी पर बैठ गया बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, जहांदार शाह गद्दी पर, लेकिन बैठाने वाला कौन था, जुल्फिकार था। जबकि जहांदार शाह बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, ठीक है, दिमागदार व्यक्ति नहीं था, अय्याश व्यक्ति था, कमजोर व्यक्ति था, इसलिए उसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह को क्या कहा जाता था, लंपट मूर्ख कहा जाता था। लेकिन जुल्फिकार का हाथ उसके ऊपर होने की वजह से वो क्या हो गया, वो शासन पर बैठ गया, ठीक है। सादत खां ने जो है इसी तरीके से, सादत खां एक ईरानी दल का नेता था, ठीक है, और इसने भी जाकर कहाँ कब्जा कर लिया, इसने जाकर अवध पर कब्जा कर लिया। इसने अवध में स्वतंत्र तरीके से राज्य करना शुरू कर दिया। इन्होंने केंद्रीय सत्ता पर जो है राज ना करने से, क्योंकि केंद्रीय सत्ता पर बैठना बहुत टिपिकल खीर थी, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर ये जो सैयद बंधु मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि सैयद बंधुओं ने जो है सैयद बंधुओं ने किसी स्वायत्त राज्य पे तो जाकर कब्जा, मतलब ऐसे समझिए कि ये इन्होंने जो है कहीं मुख्यमंत्री, देखिए स्वायत्त राज्य का मतलब है कि कोई जाके किसी राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाना, ठीक है ना, और वो स्वतंत्र हो जाए, केंद्र के कब्जे में काम ना करे,
ठीक है। और ये लोग मुख्यमंत्री बनना इन्होंने पसंद नहीं किया। इन्होंने क्या करा कि जो प्रधानमंत्री था रियल में, उस प्रधानमंत्री जो काम करे वो हमारे कहने से करे, ठीक है। और प्रधानमंत्री इन्हीं के कहने से काम करता था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इट मीन्स जो केंद्र में मुगल शासक बैठे हुए थे, तो वो केंद्र में मुगल शासक इन्हीं के कहने से काम करते थे, ठीक है। तो इन्होंने खुद मुख्यमंत्री न बनके इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री जो था रियल में, उस प्रधानमंत्री को ही अपने कब्जे में रखते थे, लेकिन उसे बैठा दिया जाता था मूर्ति की तरह, ठीक है। नहीं, जो भी रूल चलता था वो इन्हीं का चलता था, ठीक है। नहीं, किनका रूल चलता था? रूल पूरे तरीके से इन्हीं का चलता था, अब्दुल्ला खां का। क्योंकि अब्दुल्ला खां वजीर और ये होता था मीर बख्शी, हुसैन अली मीर बख्शी और अब्दुल्ला खां वजीर, ठीक है। और वजीर जो है बहुत बड़ा मंत्री होता था, ठीक है। तो इसलिए जो है, और ये मीर बख्शी भी जो है ये राजस्व विभाग का मंत्री होता था, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों का जो है पूरा जो है जो हमारे भारतीय हिस्ट्री में जो मुगल काल के बादशाह थे या स्वायत्त राज्य थे, मतलब मुगल काल के बादशाहों पर जो है इनका पूरा जो है कब्जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो ये आप लोग जो है इनके नाम आप याद रखेंगे, हिस्ट्री के अंदर ये महत्वपूर्ण नाम है। इन नामों को आप लोगों को समझना है, करना है, समझना है, पूरे तरीके से आप लोग इन्हें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है इसे मैं मिटा देता हूं, इसे तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए अब मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं सारे बादशाहों का क्रम बताओ दे देता हूं पहले सारे बादशाहों का, फिर हम जो है सारे बादशाहों को पढ़ेंगे डिस्क्राइब करके। देखिए सबसे पहले था बहादुर शाह प्रथम। कौन था सबसे पहले? सबसे पहले आया बहादुर शाह प्रथम। 3 मार्च 1707 में हो गई थी औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र थे, ठीक है नहीं, मुअज्जम, आजम और काम्बकस। मुअज्जम, आजम, काम्बकस, उन तीनों के अंदर बहादुर शाह जो है वो आपस में लड़े भिड़े। हालांकि औरंगजेब वसीयत लिख गया था, ठीक है ना, कि मेरे बेटे लड़े ना, लेकिन उनमें लड़ाई हुई, मूर्ख टाइप के तो होते ही थे, ठीक है। तो इन्हों में जो है बहादुर शाह जो था वो इनमें सब में जीत गया। हालांकि बहादुर शाह विद्वान था, ठीक है, वो तो मैं बताऊंगा इनके बारे में सारी चीजें। अब इनका पहले शासनकाल जान लो कब से कब तक था। तो बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा। इसके बाद आया जहांदार शाह, फिर जहांदार शाह 1712 से 1713 तक रहा। ये किसके शासनकाल में? ये जुल्फिकार की सहायता से बना था। उसके बाद आया फर्रुखसियर जो था ये 1713 से लेकर 1719 तक रहा। ये सैयद बंधुओं के जो है सहायता से बना था। उसके बाद आया रफ़ी उद दरजात, ये 1719 से लेकर जो है कब तक बना? ये 48 तक बना, ठीक है नहीं, 1719 सॉरी ये तो रफ़ी उद दरजात है ना। तो देखिए रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, इन दोनों को समझेंगे। रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, ये दो पता है कैसे कैसे थे? ये बस 3-3, 4-4 महीने बने, तो ये 1719 में ही समाप्त हो गए। ये इनका कुछ नहीं है, ये 1719 में ही समाप्त हो गए थे, ठीक है नहीं। उसके बाद बना मोहम्मद शाह, ठीक है। तो मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक रहा। कब तक रहा? 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक इसने शासन किया। कब तक किया? 1748 तक, 1719 से, यानी कि काफी लंबे समय तक इसने शासन किया, ठीक है ना, काफी लंबे समय तक इसने शासन किया, ठीक है। तो देखिए अब हम जो है इन्हें बहादुर शाह प्रथम, अभी मैं 4 आप लोगों को, देखिए इनका तो कुछ है ही नहीं महत्वपूर्ण इनका तो, ठीक है ना। अब पहले इन्हीं के बारे में हम यहाँ तक मोहम्मद शाह तक। अब इनकी जो है देखिए बहादुर शाह को कहा जाता था, अभी मैं आगे फिर आगे लिखते चलेंगे, ठीक है ना, कि मोहम्मद शाह के आगे आया आपका अहमद शाह, ठीक है ना। मोहम्मद शाह के बाद कौन आया? अहमद शाह। फिर अहमद शाह के बाद आया आलमगीर द्वितीय, फिर आलमगीर द्वितीय के बाद आया
आप लोगों का आलमगीर शाहजहां तृतीय है, फिर शाहजहां तृतीय के बाद आया आप लोगों का शाह आलम द्वितीय है, फिर शाह आलम द्वितीय के बाद आया अकबर द्वितीय है, फिर उसके बाद आया बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इसे बहादुर शाह प्रथम को जो है हम कहेंगे शाह बेखबर के नाम से इसे जाना जाता था, शाह बेखबर। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था, लंपट मूर्ख, क्योंकि ये लाल कुंवारी नाम की वेश्या रखता था। ठीक है, और फर्रुख सियर को कहा जाता था घृणित कायर, इसे घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, इनके ये उपनाम याद रहने चाहिए। और ये जो मोहम्मद शाह था इसे क्या कहा जाता था, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, क्योंकि ये जो है ज़्यादा समय हरम के अंदर ही बिताता था। कहाँ बिताता था ये ज़्यादा समय, ये ज़्यादा समय हरम के अंदर बिताता था। तो ज़्यादा समय हरम के अंदर बिताने की वजह से मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं समझे और इन्हें समझे। आगे के मैं सारे लिखा दूंगा, 48 से 54, 54 से जो है फिर आप लोगों का 58, फिर 59। ठीक है, और फिर 59 से 1806, 1837, 1857 तक। 1857 में सबसे लास्ट बहादुर शाह जो जफर था। तो ये कितने हो गए आप लोगों के, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे के 6 और बादशाह, 6 और बादशाह मैं आप लोगों को बता तो चुका हूँ पूरे तरीके से। ठीक है, तो देखिए क्लियर। तो ये थे आपके उत्तर मुगल काल के। जी देखिए लिख देता हूं मैं, अभी लिख देता हूं। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आपका कौन सा, अहमद शाह। यहां पर जगह नहीं थी इसी वजह से नहीं लिख रहा था। देखो अहमद शाह, अहमद शाह 1748 से लेकर 54 तक। ठीक है, उसके बाद है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 58 तक। उसके बाद आया शाहजहां तृतीय, ये था फर्रुख सियर का पोता, फर्रुख सियर, ये जो फर्रुख सियर था ये वाला, इसका ही पोता था ये। ठीक है, इसने आकर, क्योंकि फर्रुख सियर को जो है कब्जा लिया था किसने, उसके बाद जो है भतीजा आया था। ठीक है, ये फर्रुख सियर ही भतीजा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं भी आप लोगों को जब डिस्क्राइब करके पढ़ाऊंगा उस समय जो, क्योंकि बहादुर शाह के बेटों में भी जो है लड़ाई हुई थी, उसमें जहांदार शाह जीता था। इसके भी 4 बेटे थे, एक जहां शाह, जहांदार शाह, और एक था आप लोगों का जो है वो रफ़ी उस्सान। ठीक है, नहीं 4 बेटे थे। तो उन 4 बेटों में सबसे कमज़ोर जहांदार शाह था, और जहांदार शाह ही जीत गया। किसकी वजह से जीत गया, जुल्फ़िकार खां की वजह से जीत गया। किसकी वजह से, जुल्फ़िकार खां की वजह से ये जीत गया। समझ में की बात। रफ़ी उस्सान ने वो देखिए इसके 4 बेटे, इसके भाई जो थे पहले इससे जान लें। जहांदार शाह लिखा हुआ ये मैं सारे, अभी तो मैं आप लोगों को वो करा रहा हूँ केवल। जहांदार शाह अजीमुस्सान था, अजीमुस्सान, ठीक है ना, और रफ़ीमुस्सान और जहान शाह, जहान शाह। तो इस तरीके से ये 4 लड़के थे। इनमें जो है सबसे कमज़ोर ये जहांदार शाह ही था, जुल्फ़िकार खां का हाथ था, इसलिए जीत गया था। चलिए खैर, शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय के बाद कौन, शाहजहां तृतीय के बाद आया शाह आलम द्वितीय। ये बहुत लंबे समय रहा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो ये 1758 से 59 तक ही रहा बस शाहजहां तृतीय। उसके बाद 1759 से लेकर 1806 तक कौन बना, यहां लिख देता हूं, शाह आलम द्वितीय। देखिए 1759 से 1806 तक। उसके बाद अकबर द्वितीय, उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय या जफर, बहादुर शाह द्वितीय या जफर के उपनाम से इसे जाना जाता है। सेकंड इसे अभी बोलूंगा मैं, क्यों कहा जाता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। 1837 से लेकर 57 तक सारी कहानी समझेंगे आप लोग इसकी। ये जो पहले 4 जो हैं इन्हें जो है कुछ उपनाम दिए गए हैं, ये आप लोग जानेंगे। इन 2 का कुछ नहीं है, 3 3 4। अब देखिए ये जो रफ़ी-उद-दर्जात था, ये सारे मुगल बादशाहों में सबसे कम समय तक बनने वाला मुगल बादशाह था। तो 6 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 और 6 12, टोटल 12 ये बादशाह थे।
जिनके शासनकाल में जो है पतन हुआ और टोटल 1857 में मुगल जो है वो बिल्कुल तरीके से समाप्त हो गया, मुगल का शासनकाल, और अंग्रेजों का शासनकाल पूरे तरीके से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो आप लोग इन्हें जरूर याद रखें। इसे साहे बेखबर क्यों कहते थे मैं बताऊंगा। जहांदार शाह लंपट मूर्ख क्यों कहते थे, फर्रुख सियर को घृणित कायर क्यों कहते थे, मोहम्मद शाह को रंगीला क्यों कहते थे। ठीक है ना, तो इसलिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं, इसलिए पहले मैंने इस टॉपिक का माहौल आप लोगों के सामने बनाया। ठीक है, ये सारी आप लोगों को मैंने सनवाइज इन्हें बताया। ठीक है, अब फिर इन्हें हम डिस्क्राइब करके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मैंने जो है दल बताए, तुरानी दल, ईरानी दल, अफगानी दल, सैयद बंधु। ठीक है, वो सारे बताए। अब मैं जब भी उनका नाम लूंगा, बीच में कोई से भी दल के किसी व्यक्ति का नाम लूंगा, तो आप उस नाम को समझ जाएंगे पूरे तरीके से। ठीक है नी, चलिए आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो के अंदर। और ठीक है, बाकी हम इसे जो है, जो आप लोगों का उत्तर मुगल काल के जो बादशाह हैं, 12 के 12 बादशाह, इन्हें हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। फिर उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे जो राज्य स्वायत्त हुए उनको। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।